नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार पे। तो आज हम परिचर्चा करने वाली हैं पार्ट 1 फिजिकल साइंस भौतिक विज्ञान के बारे में, सामान्य अध्ययन के बारे में क्या करेंगे जानेंगे। वीडियो कनेक्टिंग होगी, संक्षिप्त होगी, व्याख्यात्मक भी होगी। ठीक है, जो आपके लिए क्या होते हैं इंपोर्टेंट होते हैं और हर सब्जेक्ट भले वो आर्ट का हो, कॉमर्स का हो, साइंस का हो या कोई अदर सब्जेक्ट की पढ़ाई करता है तो उनको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत ही छोटे लेवल के क्वेश्चंस हैं और बहुत ही क्या है VIMP होने वाले हैं। तो अगर आप क्या एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको जुड़ना है, अपने नोट्स तैयार करने हैं, कॉपी कलम आप उठा लीजिए और आराम से बैठ जाइए, क्योंकि ये वीडियो 40 से 50 मिनट तक बन सकती है। तो 40-50 मिनट तक आपको कहीं जाना नहीं है, आराम से जो VIMP फैक्ट होंगे उन्हें अपने कॉपी में नोट से करना है, क्योंकि आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से यही इंपोर्टेंट होने वाला है। अर्थात अपनी भाषा में बोलो तो लड्डू रामबाण या ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की श्रृंखला। ठीक है, आवश्यक सूत्र एवं जानकारियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। फिजिकल साइंस पार्ट 1 बेसिक नॉलेज। जो फर्स्ट पॉइंट है, देखो क्या कह रहा है, दोलन करते समय एक वस्तु अपनी स्थिर स्थिति से किसी और अधिक से अधिक जितनी दूर जाती है उसे उस दूरी को क्या बोलते हैं, वस्तु का आयाम कहते हैं। ठीक है, दोलन करते समय, ठीक है, एक वस्तु, ठीक है, ये एक वस्तु है, ये दोलन कर रही है, ठीक है, अपनी स्थिर स्थिति, ये क्या है, इसकी स्थिर स्थिति है। ठीक है, इससे जितनी अधिक दूर जाती है, ठीक है, या तो इस ओर बढ़ जाती है या तो इस ओर बढ़ जाती है। ठीक है, अपनी स्थिर स्थिति से जितनी अधिक दूर जाते हैं उसे उस वस्तु की क्या बोलते हैं, आयाम कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, आयाम कहते हैं। इजी शब्दों में बताऊं, एक वस्तु दोलन करते समय अपने स्थिर स्थिति से किसी और जितनी अधिक से अधिक दूर जाती है उसे उस वस्तु का क्या बोलते हैं, आयाम कहते हैं। ठीक है, पॉइंट नेक्स्ट है, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए दोलनों की संख्या को क्या बोलते हैं, आवर्ती बोलते हैं। क्या बोल रहा है कि प्रति सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या को क्या बोलते हैं, किसी वस्तु का आवर्ती कहते हैं। ठीक है, क्या किसे कहते हैं किसी वस्तु का आवर्ती, देखो प्रति सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या को क्या बोलते हैं, आवर्ती बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट नेक्स्ट है, किसी पदार्थ के कणों के दोलन के कारण पदार्थ में विक्षोभ के आगे बढ़ने को क्या बोलते हैं, तरंग गति कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि किसी पदार्थ के कणों के दोलन के कारण पदार्थ में विक्षोभ के आगे बढ़ने को क्या बोलते हैं, तरंग गति कहते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, इसका पॉइंट नेक्स्ट है, 20 दोलन प्रति सेकंड से कम आवृत्ति की तरंगों को क्या बोलते हैं, अपश्रव्य बोलते हैं। ठीक है, ध्वनि कितनी प्रकार की, 2 प्रकार की होती है। तरंगें मतलब कितनी प्रकार की, 2 प्रकार की, एक अपश्रव्य तरंग, एक पराश्रव्य तरंग। देखो इसके बीच में भी बहुत ज्यादा क्या है इंपोर्टेंट फैक्टर छुपे हैं। ठीक है, कौन वह जीव है जो पराश्रव्य ध्वनि को पैदा भी कर सकता है और सुन भी सकता है, किसमें ये क्षमता है, अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, 20 दोलन प्रति सेकंड से कम आवृत्ति की तरंगों को अपश्रव्य तरंगे कहते हैं, वही 20,000 दोलन प्रति सेकंड से अधिक आवृत्ति को क्या बोलते हैं, पराश्रव्य तरंग कहते हैं। ठीक है, 20 दोलन प्रति सेकंड से कम को अपश्रव्य और 20,000 दोलन प्रति सेकंड से अधिक आवृत्ति की तरंगों को पराश्रव्य कहते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट पॉइंट है, इसी तरंगों से साधारण मनुष्य के लिए सुनने की सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। ठीक है, जो साधारण मनुष्य है उसकी सुनने की क्षमता कितनी है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। अतः मनुष्य पराश्रव्य और अपश्रव्य दोनों ही तरंगों को नहीं सुन सकता। ठीक है, अर्थात मनुष्य न तो पराश्रव्य तरंग सुन सकता है और न अपश्रव्य ध्वनियों को सुन सकता है। ठीक है, तो कौन सुन सकता है, कौन जीव है, देखो चमगादड़ों में पराश्रव्य ध्वनि को पैदा करने तथा सुनने की क्षमता होती है। ठीक है, जो चमगादड़ होता है उसमें पराश्रव्य ध्वनियों को सुनने और पैदा करने की क्षमता होती है। चमगादड़ों को दिखाई नहीं देता, बल्कि इन्हीं तरंगों को माध्यम बनाकर अपने गमन या पथ का आभास करती है। ठीक है, चमगादड़ को क्या दिखाई नहीं देता और इन्हीं तरंगों को माध्यम बनाकर अपने गमन या पथ का क्या करती है, आभास करती है। ठीक है, पॉइंट नेक्स्ट है आपके लिए, देखो क्या है, देखो प्रकाश की चाल वायु में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, प्रकाश की चाल वायु में कितनी होती है, 3 लाख
प्रति किलोमीटर सेकंड होती है, ठीक है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है इसका पॉइंट, प्रकाश की चाल ध्वनि में चाल से बहुत अधिक होती है। देखो प्रकाश की चाल ध्वनि में क्या होती है, किससे अधिक होती है बताओ। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है, ठीक है। ध्वनि की चाल बराबर दूरी बट्टे समय, क्या है फार्मूला, ध्वनि की चाल बराबर दूरी बट्टे समय, क्या है याद रखना फॉर्मूला है, ठीक है। ध्वनि की चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है, ठीक है। पॉइंट नेक्स्ट है, ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क वायु से लगभग 332 मीटर सेकंड होती है, ठीक है। ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क वायु से कितना, लगभग 332 मीटर सेकंड होती है। देखो नेक्स्ट पॉइंट है, ताप के बढ़ने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है, ठीक है। ताप पे बढ़ने पर ध्वनि की डॉट डॉट बढ़ जाती है, तो क्या बढ़ जाती है, ताप के बढ़ने पर ध्वनि की भी चाल बन जाती है, ठीक है, बढ़ जाती है। पॉइंट नेक्स्ट है, वायुमंडल के दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। वायुमंडल के दाब का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, सूक्ष्म वायु की अपेक्षा नम वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है, ठीक है। जो सूक्ष्म वायु होती है उसकी अपेक्षा नम वायु, जो नम वायु की क्या होती है, ध्वनि में अधिक चाल होती है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ जाते हैं। देखो पानी में ध्वनि की चाल 1948 मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। पानी में ध्वनि की चाल कितनी होती है तो बताओ, 1948 मीटर प्रति सेकंड होती है पानी में ध्वनि की चाल, ठीक है। पॉइंट नेक्स्ट है, कांच में ध्वनि की चाल कितनी होती है तो 5000 मीटर प्रति सेकंड होती है कांच में ध्वनि की चाल, ठीक है। इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना, 5 स्टार लगाते हुए चलना है, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि कनेक्ट करते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से, जितना भी कोशिश होगी उतनी अच्छे तरीके से मैं आपको समझाते हुए चलूंगा, ठीक है। तो कांच में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 5000 मीटर प्रति सेकंड होती है। वही पॉइंट नेक्स्ट है, स्टील में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 5000 से 6000 मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। 3 फैक्टर आपको बता दिए। पानी में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 1948 मीटर प्रति सेकंड होती है। कांच में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 5000 मीटर प्रति सेकंड होती है। स्टील में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 5000 से 6000 मीटर प्रति सेकंड तक होती है, ठीक है। इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना। वही पारे में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 1148 मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। पारे में कितनी होती है, 1148 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की चाल होती है पारे में, ठीक है। इंपोर्टेंट लगा लो, 4 पॉइंट आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाले हैं। पूछ लेगा पानी में ध्वनि की चाल कितनी होती है, कांच में ध्वनि की चाल कितनी होती है, स्टील में ध्वनि की चाल कितनी होती है और पारे में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो आपको लगाना है आंसर कितनी कितनी होती है, आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, चर्चा परिचर्चा करते हैं। क्या बोल रहा है पॉइंट नेक्स्ट आपसे, तरंगों के किसी तल से टकराकर दोबारा उसी माध्यम में वापस लौट आने को क्या बोलते हैं, परावर्तन कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक तल है, ठीक है। ये चलो आपको दिखाता हूं मैं, ये क्या है, एक तल है, ठीक है। ये तल है, यहां से क्या आया बताओ मुझे, तरंग आया, तरंग इधर आया, इस तल पे टकराया और वापस चले गया, ठीक है। तरंग इस तल पे आया, वापस चले गया, तो इसे क्या बोलेंगे, परावर्तन कहेंगे, ठीक है। परिभाषा क्या बताई, तरंगों के किसी तल से टकराकर दोबारा उसी माध्यम से वापस लौट आने को क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक क्या है, तल है, ऊपर से एक तरंग आई, इस पे टकराकर वापस चली गई, इस वापस जाने को ही क्या बोलेंगे, परावर्तन कहते हैं, ठीक है। पॉइंट नेक्स्ट है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तन तल की दूरी ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु से कम 16.6 मीटर होनी चाहिए। क्या बोल रहा है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तन तल की दूरी ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु से कितनी, कम से कम 16.6 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, गहराई मापने के लिए परासभ्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। वेरी इंपोर्टेंट है, ठीक है, स्टार लगा लीजिए। गहराई को नापने के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है, गहराई को नापने के लिए परासभ्य तरंगों को क्या बनाया जाता है, माध्यम बनाया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है। परासभ्य ध्वनियों को पैदा कौन कर सकते हैं और सुन कौन सकते हैं, तो चमगादड़ सुन सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट नेक्स्ट है, किसी द्रव्य में डुबाई गई वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल को क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल या उछाल कहते हैं। क्या बोल रहा है, किसी द्रव्य में डुबाई गई वस्तु, ठीक है। ये क्या है, एक पानी से भरा हुआ कोई क्या है, कटोरा या कोई बड़ा पदार्थ है, ठीक है। इसमें डुबाई गई वस्तु की ओर लगने वाला बल को क्या बोलेंगे, उत्प्लावन बल या उछाल कहते हैं।
ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो उत्प्लावन बल किसे कहते हैं? ये तो किसी द्रव्य है, ठीक है, द्रव्य है, कोई द्रव्य से भरा हुआ पदार्थ है, इसमें हमने एक वस्तु को डुबा दिया, ठीक है, ये वस्तु को डुबा दिया और इस डुबाई गई वस्तु के ऊपर की ओर जो बल लगा, ठीक है, उछाल, या उसे उत्प्लावन बल कहते हैं, ठीक है। ये हमने कोई द्रव्य पदार्थ में वस्तु को डुबाया है, इस वस्तु के ऊपर की ओर लगने वाले के बल को क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, पॉइंट नेक्स्ट है, वस्तु का पानी में जितना अधिक भाग डूबता है उस पर उत्प्लावन बल उतना ही अधिक लगता है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि देखो, वस्तु का पानी में जितना अधिक भाग डूबता है उस पर उत्प्लावन बल भी उतना ही अधिक लगेगा, ठीक है। मैंने क्या बताया कि ये द्रव्य से भरा हुआ पदार्थ है, इसमें हमने एक वस्तु को डुबा दिया और इसका जितना अधिक भाग डूबेगा उतना ही अधिक इस पे क्या लगेगा? उत्प्लावन बल लगेगा, ठीक है। पॉइंट नेक्स्ट है, प्रत्येक दशा में वस्तु पर उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है, ठीक है। क्या होता है उत्प्लावन बल? देखो, प्रत्येक दशा में वस्तु पर उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है। क्या होता है उत्प्लावन बल? वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है उत्प्लावन बल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? वस्तु के पूरी डूब जाने पर उसका उत्प्लावन बल निश्चित रहता है, ठीक है। अगर वस्तु पूरी डूब गई तो इसका उत्प्लावन बल क्या रहेगा? निश्चित रहेगी, ठीक है। अब बताते हैं आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है। क्लास 10वां आपने बहुत ही पढ़ा होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है। पढ़ के आप बोर हो गए होंगे, बहुत सारे तो समझे भी नहीं होंगे, ठीक है। बस आर्किमिडीज उन्हें याद होगा। तो क्या बोलते हैं आर्किमिडीज? इनका सिद्धांत, इनका थ्योरी, मेथड, प्रिंसिपल क्या बोलता है, ठीक है, उसके बारे में चर्चाएं कर लेते हैं। तो कौन थे? एक आर्किमिडीज महोदय थे। इन्होंने एक थ्योरी दी, एक प्रिंसिपल दिया, सिद्धांत दिया, ठीक है। क्या कहलाया? आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाया। तो क्या बोला इन्होंने? पढ़ते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत को, ठीक है। जब कोई वस्तु पूरी या आंशिक रूप से किसी द्रव्य में डुबाई जाती है तो उस पर लगने वाला बल उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है, ठीक है। देखो, समझना है, जब कोई वस्तु पूरी मतलब या तो किसी वस्तु को द्रव्य में पूरे रूप से डुबाया जाए, आंशिक मतलब अल्प, बहुत, थोड़ा कम, ठीक है। आंशिक का अर्थ याद रखोगे तो आपके लिए आर्किमिडीज लड्डू बन जाएगा, ठीक है। आंशिक का अर्थ आप याद रखो, सारा थ्योरी आपको क्या हो जाएगा? लड्डू हो जाएगा, मतलब बिल्कुल बहुत ही मीठा लगेगा, ठीक है, क्योंकि अर्थों को समझते ही आप सिद्धांत को पकड़ लेते हो, ठीक है। जब कोई वस्तु पूरी तरह या आधी रूप में या अल्प या थोड़े रूप में किसी द्रव्य में डुबाई जाती है तो उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। अब देखो, समझो कि एक वस्तु हमने लिया, उसे पानी में डुबा दिया, या तो वो पूरी तरह डूब गया या आंशिक रूप से द्रव्य में डूब गया या डुबाई गई, ठीक है। तो उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल, मैंने आपको समझाया था कि उत्प्लावन बल किसे कहते हैं। अब आपको उत्प्लावन बल का अर्थ अगर याद नहीं होगा तो क्या करोगे? उत्प्लावन, देखो, उत मतलब उछाल मारना, उत मतलब उछाल मारना, ठीक है। वस्तु की ऊपर की ओर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं, ठीक है। तो जो वस्तु के ऊपर की ओर लगा हुआ बल है और वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है, यही आर्किमिडीज का क्या है? सिद्धांत है, ठीक है। अब सभी को एक रूप में देख लेते हैं, लड्डू की तरह, ठीक है। एक वस्तु हमने ली, पानी में पूरी या आधी रूप में डुबा दी, उस पर क्या लगने वाला, जो ऊपर की तरफ लगने वाला बल था वो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर था, ठीक है। यही क्या है? आर्किमिडीज का सिद्धांत है। हो गया लड्डू आपके लिए। एक बार और समझाता हूं आपको अपनी थ्योरी में, ठीक है। मैंने एक वस्तु ली और उसे क्या द्रव्य में डुबा दिया, ठीक है। उस द्रव्य में डुबा दिया, उस पे जो उत्प्लावन बल लगा, मतलब ऊपर की ओर जो बल लगा उस वस्तु पर, उसके द्वारा हटाए गए द्रव्य, ठीक है, उस उत्प्लावन बल, ऊपर की ओर लगने वाला बल के द्वारा हटाए गए द्रव्य और भार के बराबर होता है। यही क्या है? आर्किमिडीज का सिद्धांत है। उत्प्लावन बल बराबर भार में कमी बराबर वस्तु का वायु में भार माइनस वस्तु का द्रव्य में भार, ठीक है। अतः द्रव्य में वस्तु का आभासी भार बराबर वस्तु का वायु में भार माइनस उत्प्लावन बल, ठीक है। उत्प्लावन बल द्रव्य के दाब के कारण उत्पन्न होता है। उत्प्लावन बल किसके कारण उत्पन्न होता है? द्रव्य के दाब के कारण, दबाव के कारण। अगर द्रव्य के दबाव के कारण क्या होता है? उत्प्लावन बल क्या होता है? उत्पन्न होता है।
उत्प्लावन बल बराबर वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य का भार मतलब इंटू द्रव्य का घनत्व बराबर वस्तु का डूबा हुआ आयतन इंटू द्रव्य का घनत्व। ये क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। अच्छे से आपको समझा दिया है, ठीक है। अब आप भूलोगे नहीं, एक बार देखना है और जैसे मैंने आपको समझाया है उस हिसाब से अपने कॉपी में लिख डालो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप साइंस की भाषा या फिजिकल साइंस के ही भाषा पे आप लिख दो। पूरी या पूर्ण या आंशिक रूप में डुबाया गया वस्तु पे ऊपर की ओर लगने वाला बल को क्या बोलते हैं, उसके द्वारा हटाए गए भार के बल को क्या बोलते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। ये आप ज्यादा कंफ्यूज होना नहीं है, लेकिन अपने हिसाब से आपको क्या करना है, लिखना है। क्या बोला कि वस्तु को हमने किसी द्रव्य में डुबा दिया कि या पूरी तरह से या अल्प या थोड़े या थोड़ी रूप में, ठीक है। उसके ऊपर की ओर लगने वाला बल द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है। यही कि भाई हमारा आर्किमिडीज सिद्धांत छू, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, समान द्रव्य में समान आयतन की परंतु भिन्न भिन्न भार की वस्तुएं डुबाई जाए तो उन पर उत्प्लावन बल समान होगा। क्या बोल रहा है, समान द्रव्य में समान आयतन, ठीक है। क्या बोला कि पानी जो द्रव्य है उसकी मात्रा क्या हो, समान हो, और वस्तु कैसी हो, समान आयतन वाली हो, पर उनका भार क्या हो, भिन्न भिन्न हो, ठीक है। किसी द्रव्य में डुबाया जाए तो उन पर उत्प्लावन बल कैसा होगा, समान होगा, ठीक है। तो याद रखना इंपोर्टेंट है। पॉइंट नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यदि समान वस्तु के उतने ही आयतन को भिन्न भिन्न घनत्व के द्रव्य में डुबाया जाए तो अधिक घनत्व के द्रव्य में उत्प्लावन बल अधिक होगा। क्या बोल रहा है, यदि समान वस्तु के उतने ही आयतन भिन्न भिन्न घनत्व के द्रव्य में डुबाया जाए तो अधिक घनत्व के द्रव्य में उत्प्लावन बल अधिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी वस्तु के द्रव्य पर तैरने को क्या कहते हैं, प्लवलन कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्लवलन कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्य पर तैरने को क्या कहा जाता है, तो किसी वस्तु के द्रव्य पर तैरने को क्या बोला जाता है, प्लवलन कहलाता है, ठीक है। पॉइंट नेक्स्ट है, जब उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम होता है तो वस्तु नीचे डूब जाता है। क्या बोल रहा है, जब उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम होगा तो वस्तु पानी के अंदर डूब जाएगी, ठीक है। तो उसका उत्प्लावन बल कम नहीं होना चाहिए, कम होगा तो क्या होगा, उसका उत्प्लावन बल का भार कम होगा तो वो वस्तु पानी में या द्रव्य में डूब जाएगा। पॉइंट नेक्स्ट है, जब उत्प्लावन बल वस्तु के भार से अधिक होता है तो वस्तु द्रव्य में ऊपर उठती हुई जाती है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि जब उत्प्लावन बल वस्तु के भार से अधिक होगा, उत्प्लावन बल वस्तु के भार से अधिक होगा तो वस्तु द्रव्य में ऊपर तैरता हुआ रहता है, ठीक है। पॉइंट नेक्स्ट है, जब वस्तु तैरती होती है, न ऊपर उठती है न नीचे डूबती है तो उत्प्लावन बल वस्तु के भार के बराबर होता है, ठीक है। वस्तु तैरती होती है, न तो ऊपर उठती है न तो नीचे डूबती है, ये क्या होता है, उत्प्लावन बल वस्तु के भार के बराबर होता है, ठीक है। इस स्थिति में उत्प्लावन बल क्या होता है, वस्तु के भार के बराबर होता है, ठीक है। पॉइंट नेक्स्ट है, तैरती हुई वस्तु का आभासी भार शून्य होता है। जो तैरती हुई वस्तु है इसका आभासी भार क्या होता है, शून्य होता है। पॉइंट नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यदि ठोस का घनत्व द्रव्य के घनत्व से अधिक हो तो भार उत्प्लावन बल से अधिक होगा और वस्तु द्रव्य में डूब जाएगी, ठीक है। याद रखना। पॉइंट नेक्स्ट की ओर चर्चा करते हैं। यदि ठोस का घनत्व द्रव्य के घनत्व से कम हो, क्या बोल रहा है कि ठोस का घनत्व द्रव्य के घनत्व से कम हो तो भार उत्प्लावन बल से कम होगा, जिससे वस्तु द्रव्य में ऊपर की ओर उठेगी तथा तल पर आकर कुछ बाहर निकलती हुई तैरती रहेगी, ठीक है। पॉइंट नेक्स्ट है, यदि ठोस एवं द्रव्य के घनत्व बराबर हो तो भार एवं उत्प्लावन बल बराबर होंगे तथा वस्तु के द्रव्य में पूरी तरह डूबी हुई किसी भी गहराई पर अथवा ऊपर तल को छूती हुई तैरती रहेगी। पॉइंट नेक्स्ट है, द्रव्यों की भांति गैसों के लिए भी आर्किमिडीज का सिद्धांत सत्य होता है, ठीक है। द्रव्यों की भांति गैसों के लिए, ठीक है, जिस प्रकार द्रव्यों में आर्किमिडीज का सिद्धांत कार्य करता है उसी प्रकार ये गैसों में भी क्या करता है, कार्य करता है, सत्य प्रतीत होता है, ठीक है। आर्किमिडीज का सिद्धांत द्रव्य के पे लागू होता है तो वहीं गैस पे भी लागू होता है, ठीक है, सत्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द्रव्यों की भांति गैसों में भी प्लवन क्रिया होती है, ठीक है। देखो जैसे क्या द्रव्य में क्या बोला मैं कि प्लवलन क्रिया होती है, वैसे गैसों में भी क्या होती है, प्लवलन क्रिया होती है, ठीक है। पॉइंट नेक्स्ट है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। किसे बोलते हैं, ऊर्जा, ठीक है। क्या है ऊर्जा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी, तो किसे कहते हैं ऊर्जा,
किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, आप किसी वस्तु के प्रति कार्य कर रहे हो तो आपकी उस क्षमता को क्या बोलेंगे, उस वस्तु की ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, पॉइंट नेक्स्ट है, किसी वस्तु की गति के कारण उसमें कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? अब देखो, किसी वस्तु की गति के कारण उसमें कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, पॉइंट नेक्स्ट है, निश्चित चाल से गतिमान किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होता है उसकी गतिज ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होती है। क्या बोल रही कि एक निश्चित चाल से गतिमान किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसकी गतिज ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होगी। पॉइंट नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान तथा चाल पर निर्भर करती है। ठीक है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? वस्तु के द्रव्यमान एवं चाल पर निर्भर करती है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? मैंने बताया आपको, बताओ मुझे किसे कहते हैं गतिज ऊर्जा? तो किसे बोलते हैं गतिज ऊर्जा? किसी वस्तु के कार्य करने में उसकी जो क्षमता लगी होती है, अधिक क्षमता लगी होती है, उसे क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, किसी वस्तु की विशेष अवस्था अथवा विशेष स्थिति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे वस्तु की स्थैतिक ऊर्जा बोलते हैं। ऊर्जा कितनी? एक गतिज बता दिया, अब बात आ गई स्थैतिक ऊर्जा की। ठीक है, देखो स्थैतिक ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु की विशेष अथवा विशेष स्थिति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे उस वस्तु की स्थैतिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, पॉइंट नेक्स्ट है, तनाव की अवस्था में वस्तु की स्थैतिक ऊर्जा क्या होती है? प्रत्यास्थता से उत्पन्न बल के कारण होती है। ठीक है, पॉइंट नेक्स्ट है, कार्य एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। तो कार्य किसे कहते हैं? कैसी प्रक्रिया है? तो कार्य एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है? ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। आपकी ऊर्जा किसी दूसरे में लग जाती है। ठीक है, मैं देखो कार्य कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मेरी ऊर्जा का आपको पढ़ाने में क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है। ऊर्जा का स्थानांतरण किस में हो रहा है? आपको पढ़ाने के लिए हो रहा है। ठीक है, तो यही क्या होती है? कार्य एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, मेरा कार्य क्या है? मैं आपको पढ़ा रहा हूं और क्या हो रहा है? जिसके माध्यम से मेरा ऊर्जा का हस्तांतरण हो रहा है, किस में हो रहा है? आपको पढ़ाने में हो रहा है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? कार्य की प्रक्रिया मैंने आपको बता दिया। ठीक है, पॉइंट नेक्स्ट है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित ऊर्जा की मात्रा किए गए कार्य की मात्रा पर की बराबर होती है। क्या बोल रहा है कि एक वस्तु में दूसरे वस्तु के स्थानांतरित ऊर्जा की मात्रा किए गए कार्य की मात्रा के बराबर होती है। पॉइंट नेक्स्ट है, किसी एक प्रकार की ऊर्जा के दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदलने को क्या बोलते हैं? रूपांतरण कहते हैं। रूप चेंज हो गया, उसका रूप बदल गया। ठीक है, एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदलने की क्रिया को क्या बोलते हैं? रूपांतरण कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा रूपांतरण ऊर्जा कहलाती है। देखो ऊर्जा को स्थानांतरित कैसे किया जा सकता है मैं आपको बताता हूं, एक दो उदाहरण देता हूं। ठीक है, एक उपकरण होता है डायनेमो, इसका नाम होता है। ठीक है, डायनेमो इसका क्या होता है? नाम होता है। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, दूसरा उपकरण का नाम है विद्युत मोटर, ये विद्युत ऊर्जा को किस में? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। एक उपकरण का नाम है माइक्रोफोन, ठीक है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एक उपकरण का नाम है लाउड स्पीकर, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। विद्युत बल्ब उपकरण का नाम है विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है? प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल सबसे अच्छा उदाहरण है आपका, वर्तमान समय पे आप बहुत अच्छा इससे समझ सकते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, देखो सूर्य से प्रकाश जो प्राप्त होता है उसको किस में परिवर्तित कर देता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। मोमबत्ती भी क्या होता है? देखो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा में परिवर्तित कर देता है। विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित करता है। तो ये उदाहरण है किसके? ऊर्जा के, कि जो रूपांतरित ऊर्जा, ठीक है, किस प्रकार ऊर्जा को बदला जा सकता है, उसका रूपांतरण किया जा सकता है। ठीक है, पॉइंट नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं आप। तो क्या होता है कार्य? तो देखो वस्तु पर किया गया कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बल का मात्रक किलोग्राम भार अथवा न्यूटन होता है। क्या होता है? किलोग्राम भार अथवा न्यूटन होता है बल का मात्रक। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखो सीरीज थोड़ा लंबी होने वाली है इसलिए बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़ना है। ठीक है, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। सकारात्मक ऊर्जा क्या होनी चाहिए आपके अंदर? कि हमने कामयाब होना है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन
ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होंगे कामयाब एक दिन, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे, ओहो डीप इन माय हार्ट आई डू बिलीव दैट वी शैल ओवरकम समडे। ठीक है, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़ना है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ऊर्जा अथवा किया गया कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर अर्थात जूल होता है। ठीक है, ऊर्जा अथवा किया गया कार्य का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर अथवा अर्थात जूल होता है। ठीक है, पॉइंट नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। किसी वस्तु के अणुओं को अनियमित गति कि संपूर्ण गतिज ऊर्जा एवं संपूर्ण स्थैतिक ऊर्जा के योग को क्या बोलते हैं? वस्तु की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, पॉइंट नेक्स्ट की ओर चर्चा कर लेते हैं। किसी वस्तु के अणुओं की अनियमित गति की औसत गतिज ऊर्जा वस्तु के परम ताप के समानुपाती होती है, अर्थात ताप बढ़ने पर औसत गतिज ऊर्जा उसी अनुपात में बढ़ती रहती है। ठीक है, पॉइंट नेक्स्ट है। दो वस्तुओं के बीच ताप के अंतर के कारण जो ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसे क्या बोलते हैं? ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? दो वस्तुओं के बीच ताप के अंतर के कारण जो ऊर्जा स्थानांतरित होती है ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, दो वस्तुओं के बीच बल द्वारा विस्थापन होने की क्रिया में जो ऊर्जा स्थानांतरित होने को क्या बोलते हैं? कार्य कहते हैं। एक कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 ग्राम जल ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। कितना होता है? 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। ठीक है, पॉइंट नेक्स्ट है। इससे पहले आप इसे याद रख लेना, इंपोर्टेंट है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। ठीक है, याद रखना। ठोस अवस्था से द्रव्य अवस्था में बदलने को गलन कहते हैं तथा द्रव्य को ठोस में बदलने को हिमायन कहते हैं। ठीक है, अगर कोई ठोस है, बर्फ है, ठीक है, वो द्रव्य में परिवर्तित होता है तो उसे क्या बोलते हैं? गलन कहते हैं। ठीक है, बर्फ का पानी में परिवर्तित होना गलन कहलाता है। वही देखो, ठोस में बदलने को क्या बोलते हैं? हिमायन कहते हैं। और पानी का क्या? ठोस में बदलने की क्रिया अगर बर्फ बनता है तो उसे क्या बोलते हैं? हिमायन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है। ठोस अवस्था से द्रव्य में संक्रमण बदलना, संक्रमण मतलब बदलना। ठीक है, अथवा द्रव्य से ठोस में संक्रमण मतलब बदलना एक निश्चित ताप पर ही होता है। इस ताप को ठोस पदार्थ का गलनांक तथा द्रव्य पदार्थ का हिमांक कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ठोस पदार्थ का गलनांक या द्रव्य का हिमांक कहते हैं। किसे बोलते हैं? ठोस पदार्थ का गलनांक या हिमांक। तो देखो, ठोस अवस्था में द्रव्य से संक्रमण बदलना अथवा द्रव्य से ठोस में बदलना एक निश्चित ताप में होता है। ठीक है, जो अवस्था है द्रव्य से ठोस, ठोस से द्रव्य, इसका बदलना एक निश्चित ताप में होता है। इसे ही क्या बोलते हैं? ठोस का गलनांक एवं ठोस का हिमांक कहते हैं। ठीक है, इस स्लाइड का अंतिम पॉइंट है। देखो, अवस्था संक्रमण के समय पदार्थ का ताप स्थिर रहता है, गलन के समय ऊष्मा देते रहने पर भी ताप नहीं बढ़ता तथा हिमायन के समय ऊष्मा बाहर जाते रहने पर ताप नहीं घटता है। ठीक है, तो स्लाइड नेक्स्ट की ओर परिचर्चा करते हैं। अंतिम स्लाइड है, इसके बाद एक छोटा सा स्लाइड के बारे में और चर्चा करते हैं। तब तक जुड़े रहें। करीब 15-20 मिनट में वीडियो को क्या कर लूंगा? फिनिश कर दूंगा। समझाते हुए चल रहा हूं, इसलिए थोड़ा सेशन लंबा हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या बोलता है कि वाष्पन हर ताप पर होता रहता है। वाष्पन में द्रव्य के बाहरी पृष्ठ के अणु मुक्त होकर द्रव्य से बाहर गैसीय अवस्था में चले जाते हैं। ठीक है, वाष्पन हर ताप पर होता रहता है। वाष्पन में द्रव्य के बाहरी पृष्ठ के अणु मुक्त होकर क्या हो जाते हैं? द्रव्य से बाहर गैसीय अवस्था में चले जाते हैं। ठीक है, वाष्पन द्रव्य की सतह पर होता है, जबकि जो क्या होता है, जो वक्थन होता है वो पूरे द्रव्य में होता है। ठीक है, क्या होता है? क्वैक्थन्य होता है वो पूरे द्रव्य में होता है। ठीक है, वर्तनी मिस्टेक है, सुधार करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। वाष्पन प्रत्येक ताप पर होता है, जबकि जो क्या होता है, क्वथन्य होता है वो निश्चित ताप पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चर्चा कर लेते हैं हम। पदार्थ को दी गई ऊष्मीय ऊर्जा पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाती है। जो पदार्थ को ऊष्मीय ऊर्जा दी गई है वो पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाती है। ऊष्मीय ऊर्जा से पदार्थ का ताप बढ़ने के समय अणुओं की आंतरिक स्थितिक ऊर्जा बढ़ती रहती है। स्थितिक ऊर्जा से पदार्थ की अवस्था संक्रमण होते समय अणुओं की स्थितिक ऊर्जा भी बढ़ती रहती है। पॉइंट नेक्स्ट की ओर चर्चा कर लेते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तु को देखने में सहायक होती है। ठीक है, प्रकाश आप सुनते बहुत बार हो, लेकिन
डिफाइन करने की बारी आ जाए, आपसे बोल दिया किसी ने कि प्रकाश किसे बोल दे, तो आप बोल दोगे जो उजाला है इसे प्रकाश है, ये कोई आंसर नहीं होता है, ठीक है, ये आंसर नहीं। तो प्रकाश किसे बोलते हैं? देखो, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायक होती है, प्रकाश कहलाती है, ठीक है। पॉइंट नेक्स्ट की ओर, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश देती हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है। देखो, फिजिकल साइंस में भी चर्चा आ गई और वही ज्योग्राफी में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, ठीक है। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश देती हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल आपको दूं, सन हो गया, ठीक है, स्टार हो गए। क्या बताया कि सन हो गया, स्टार हो गया, कैंडल हो गया और लाइट हो गई, ठीक है। तो ये क्या है? दीप्त ऊर्जाएं कहलाएंगी जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश देती हैं, सूर्य, तारे, मोमबत्ती, बिजली आदि, ठीक है। प्रश्न नेक्स्ट, पॉइंट नेक्स्ट, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती परंतु जब उन पर प्रकाश पड़ता है तब दिखाई देने लगती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहती हैं। देखो, अपोजिट है, दीप्त वस्तुएं जिन पे स्वयं का प्रकाश होता है, जिनमें स्वयं की प्रकाश होती है, दीप्त वस्तुएं सूर्य, तारे, मोमबत्ती, बिजली, और अदीप्त वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, दूसरे के प्रकाश से दिखाई देती हैं। देखो, चंद्रमा सबसे बड़ा उदाहरण है, दर्पण, कुर्सी, मेज आदि क्या है? अदीप्त वस्तुएं हैं, इंपोर्टेंट है ज्योग्राफी के लिए भी, ठीक है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ठीक है, प्रकाश क्या है? सीधी रेखा में चलता है, जो इसका गमन होता है सीधी रेखा में होता है। पॉइंट नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जब एक बिंदु से निकलने पर किरणों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है अर्थात किरणें फैलती जाती हैं तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? बता दो मुझे, तो किसे कहते हैं? जब एक बिंदु से निकलने पर किरणों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है अर्थात किरणें फैलते जाती हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जब किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो अभिसारी किरण कहलाती है, ठीक है, अभिसारी किरण पुंज कहलाती है। अपसारी क्या बताया कि देखो कि जब एक बिंदु से निकलने वाली किरण की बीच की दूरी बढ़ती जाती है अर्थात किरणें फैलती हैं उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब अभिसारी किसे बोलते हैं? जब किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या को ही पड़ता है, सूर्य ग्रहण केवल क्या होता है? अमावस्या ही को पड़ता है। जब चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच होता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है, इसे ही सूर्य ग्रहण कहते हैं, ठीक है। देखो, यहां भी चर्चा चल रही है, फिजिकल साइंस पे भी चर्चा चल रही है, ठीक है, कनेक्टिंग होता है और ज्योग्राफी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? जब चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में आता है, ठीक है, सूर्य तथा ये, ठीक है। क्या बोल रहा है? जब, क्या बोल रहा है बताओ मुझे? जब चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा किसके? सूर्य और पृथ्वी, ये हो गया आपका सूर्य, ये हो गया आपका पृथ्वी, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है, ठीक है, चंद्रमा आ जाता है। इस स्थिति को क्या बोलेंगे बताओ? सूर्य ग्रहण कहेंगे, इसे क्या बोलेंगे? सूर्य ग्रहण कहेंगे, ठीक है। याद रखना, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। और चंद्र ग्रहण कब होता है बताओ मुझे? जब, कब होता है बताओ? तो देखो, चंद्र ग्रहण किसे कहेंगे? देखो, चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णमासी को होता है, ठीक है। मैंने क्या बताया? चंद्र ग्रहण कब होता है? सदैव पूर्णमासी को, और सूर्य ग्रहण अमावस्या को, ठीक है। चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णमासी के दिन होता है। जब पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आ जाता है, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं, ठीक है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी से भी, फिजिकल साइंस से भी, क्योंकि नॉर्मल है, बेसिक है, कनेक्टिंग है, तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। बच्चे जानते हैं, ठीक है। पॉइंट नेक्स्ट है, प्रकाश किरणों के किसी तल पर डाले जाने पर तल से लौटने की क्रिया को क्या बोलते हैं? परावर्तन कहते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया कि ये क्या है? एक तल है, ये क्या है? एक तल है। इसमें प्रकाश का एक किरण आया और इस पे टकराकर वापस चले गया, इसे क्या बोलते हैं? परावर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तन कहते हैं, ठीक है। फैक्ट नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। आपतन कोण सदैव डॉट डॉट के बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है आपतन कोण सदैव, ठीक है। देखो, आपाती किरण आपातन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक समतल में होते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे बनता है।
सीधा बनता है, आकार में वस्तु के बराबर होता है, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी वस्तु के आगे रखी गई है, और पांचवा प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। तो देखो, यदि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश का एक पतला किरण पुंज आपाती हो तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण मुख्य अक्ष पर स्थित फोकस पर केंद्रित हो जाता है। फोकस दूरी बराबर 1/2 वक्रता त्रिज्या बनती है। ठीक है, पॉइंट नेक्स्ट की ओर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, यदि प्रकाश स्रोत अवतल दर्पण के फोकस पर रखे तो किरण परावर्तन के बाद अक्ष के समानांतर होकर जाती है। ठीक है, पॉइंट नेक्स्ट की ओर चर्चा करते हैं। यदि मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश का पतला किरण पुंज उत्तल दर्पण पर आपाती हो तो दर्पण के परावर्तन के बाद किरण फैल जाता है या अपसारी हो जाता है। अपसारी किरण पुंज दर्पण के पीछे मुख्य फोकस बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अवतल दर्पण किरण पुंजन को अभिसरित करता है। जो क्या होता है, अवतल दर्पण होता है वो किरण पुंज को क्या करता है, अभिसरित करता है। उत्तल दर्पण किरण पुंज को अपसरित करता है। अवतल क्या करता है, किरण पुंज को अभिसरित करता है, और उत्तल क्या करता है, किरण पुंज को अपसरित करता है। ठीक है, देखो, दो दृष्टि दोष होते हैं, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि। तो दूर दृष्टि के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है बताओ, दूर के लिए, और निकट के लिए कौन सा किया जाता है बताओ। अनि उदू मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था, बायोलॉजी वाले पे आप जा सकते हो। ठीक है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, निकट दृष्टि और दूर दृष्टि के लिए कौन से लेंस प्रयोग किए जाते हैं। शॉर्ट ट्रिक है अनि, और से क्या, अवतल लेंस, नी से निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, और उदू से बताओ दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस। ठीक है, ये फार्मूला था अनि उदू। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। समतल दर्पण किरणपुंज के प्रकार में कोई परिवर्तन नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, जो प्रकाश की किरण है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, पॉइंट नेक्स्ट है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। पॉइंट नेक्स्ट है, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक तथा अन्य माध्यम में प्रकाशीय सघनता के अनुसार कम होती रहती है। किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक है बराबर क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल होता है। किसी माध्यम में जो अपवर्तनांक होता है बराबर क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल होता है। ठीक है, पॉइंट नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। प्रिज्म में अपवर्तन होने पर किसी प्रकाश के भिन्न भिन्न रंगों के अलग हो जाने की क्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या किसे बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। मैंने बताया था कि कोई कांच के प्रिज्म में प्रकाश प्रवेश करता है तो वही वह क्या भिन्न भिन्न रंगों में क्या हो जाता है, बदल जाता है और वहीं रह जाता है। इसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय होता है, अथवा आवेश बराबर धारा इंटू समय। ठीक है, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, अथवा आवेश बराबर क्या होता है, धारा इंटू समय। और विभवांतर होता है, उसका क्या होता है, देखो क्या होता है, विभवांतर बराबर चालक में व्यय ऊर्जा बट्टे प्रवाहित आवेश होता है, अर्थात चालक में व्यय ऊर्जा बराबर विभवांतर इंटू प्रवाहित आवेश। ठीक है, विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है, इसे वोल्ट भी कहते हैं। ठीक है, जो विभवांतर का मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम होता है, इसे क्या बोलते हैं, वोल्ट भी कहते हैं। विद्युत धारा द्वारा किया गया कार्य बराबर उपकरण में व्यय ऊर्जा बराबर विभवांतर इंटू प्रवाहित आवेश बराबर विभवांतर इंटू धारा इंटू समय। सेल की जो विद्युत वाहक बल होता है क्या होता है, सेल से प्राप्त ऊर्जा बट्टे प्रवाहित आवेश होता है। चालक का वह गुण जो विद्युत धारा की तीव्रता को निर्धारित करता है चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध बराबर क्या होता है, बताओ प्रतिरोध बराबर क्या होता है, आप बताना मुझे, प्रतिरोध बराबर क्या होता है, प्रतिरोध बराबर क्या होता है, तो क्या होता है, विभवांतर बट्टे धारा होता है प्रतिरोध बराबर। ठीक है, चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, चालक की मोटाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान घट जाता है। एक ही ताप पर समान लंबाई मोटाई वाले भिन्न भिन्न धातु के तारों का प्रतिरोध भी भिन्न भिन्न हो जाता है। तो ये फिजिकल साइंस का बेस सामान्य अध्ययन शून्य से शिखर बेसिक एवं नॉर्मल
अति महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में चर्चा परिचर्चा की, वीडियो पूरी कनेक्टिंग थी। ठीक है, अब लेके आएंगे जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा, इससे संदर्भित हम प्रश्नावली लगाएंगे, 50 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन लगाएंगे। आपने कितना सीखा, आपको मेरा पढ़ाया हुआ कितना समझ में आएगा, उसके बारे में चर्चा परिचर्चा प्रश्नावली 1 में करेंगे। प्रश्न किस प्रकार रखेंगे आपके लिए बताओ। तो बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, तो आप मुझे बताना कि बल्ब का जो तंतु होता है किस धातु का बना होता है। देखो और किस प्रकार के प्रश्न मैं यहां पे संलग्न करूंगा, और ऐसे प्रश्न हो गए। देखो, समुद्र तल पर दाबमापी के पारे की ऊंचाई क्या होती है, ऐसे प्रश्नों की चर्चा करेंगे प्रैक्टिसन फर्स्ट पे। ठीक है, तो अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल पे संलग्न हो सकते हो। थैंक यू।